दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति के केंद्र में खड़ा एक ही शख्स है और नाम है नरेंद्र मोदी। भारत की राजनीति के भीतर किसी भी राजनीतिक दल के जरिए जो मैसेज देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे देश को चलाने को लेकर मौजूद कैबिनेट मिनिस्टरों की फहरिस्त हो या फिर राज्यों के भीतर जो नियुक्त किए जाने वाले मुख्यमंत्री हों, निर्णय एक ही शख्स लेगा, राजनीति एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूमड़ेगी और जो भी निर्णय लिए जाएंगे और राजनीतिक तौर पर जो भी जीत मिलेगी वह सिर्फ एक ही व्यक्ति के दायरे में होगी और उसका नाम कोई दूसरा नहीं, नरेंद्र मोदी होगा। तो क्या लंबे बरसों बरस से जो राजनीति करते चले आ रहे थे, अब उनकी राजनीति पूरी हो गई? जो ये सोचते थे कि उनका भी कोई योगदान है और आने वाले वक्त में वह किसी ऐसे पद पर या तो राज्य को चलाएंगे या किसी मंत्रिमंडल में शामिल होकर इस देश को चलाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं है। मौजूदा वक्त इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि कोई इस दिशा में कोई सवाल खड़ा कर सके। कल तक मामा का जिक्र था, आज महारानी का जिक्र है। दोनों की राजनीतिक उम्र क्या पूरी हो गई? यह सवाल राजस्थान में अगर आज गूंजा तो कल मध्य प्रदेश में गूंज चुका है। और यह सवाल दिल्ली के भीतर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अपने कद्दावर राजनीति की वजह से पहचान पाते हुए मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, अब उनके सामने भी एक संकट है। आने वाले वक्त में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उनको लेकर जरा सी टेढ़ी हो गई तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टी, संगठन और शायद इस देश का मिजाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलने लगा है, उसके आसरे वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। तो सियासत की इस अनूठी दास्तां को आज पन्नों दर पन्नों पलटने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस देश के भीतर जो भी कद्दावर नेताओं की मौजूदगी बीजेपी के साथ जुड़ी रही, अब उनके सामने संकट है कि उनका भी कोई महत्व बचेगा या नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में शामिल सबसे पुराने कद्दावर नेता कौन हैं? सबसे पुराने कद्दावर नेता के तौर पर राजनाथ सिंह की पहचान है, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में भी शामिल थे। लेकिन आज वो बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचे और विधायकों के बीच बैठकर एक तरफ राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ राज्य के नए मुख्यमंत्री, जरा सुनिए इस ऐलान को कि किसी कद्दावर नेता की स्थिति कैसे हो सकती है। इससे पहला अंदाजा आपको जरूर लग जाएगा। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। सांगनेर से चुनाव जीते हैं, पहली बार एमएलए बने हैं। पार्टी में संगठन का काम राज्य में बड़े लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त से जो मुख्यमंत्री के तौर पर वहां रहा, उन्हीं के हाथों में पर्ची थमा दी गई कि आपको अब जिस नाम का ऐलान करना है वह राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान किया और इसकी जानकारी इस देश के कद्दावर नेताओं में एक शुमार राजनाथ सिंह का है, तो वह कह रहे हैं। लेकिन बात यह नहीं है, बात तो इसके आगे की है और बदलती हुई उस राजनीतिक तस्वीर की है जिससे बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। एक वक्त जब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री जब पहली बार बनाया जा रहा था, तब उस दौर में प्रमोद महाजन से पूछा गया कि आपको क्या खासियत इसमें दिखाई दी या हाईकमान को क्या दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा जो भरोसा और उम्मीद और आस राजमाता सिंधिया की आंखों में है, वही उम्मीद और भरोसा और आस वसुंधरा राजे सिंधिया की आंखों में है। लेकिन अब उन आंखों की जरूरत या उस उम्मीद और आस की जरूरत शायद
2023 में दिल्ली के हाईकमान को बिल्कुल नहीं है। तो भजनलाल शर्मा, जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही सीनियर हैं, लेकिन दिल्ली ने चाहा तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और कोई कुछ कह नहीं पाया। कहता भी कैसे? एक पूरी बिसात बिछाई गई, जिसमें सुबह ही आकर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, जब तक मोदी जी हैं तब तक लॉबिंग जैसी कोई बात नहीं हो सकती, वह चौंकाएंगे और हम चौंक जाएंगे। राजेंद्र राठौर आकर कहते हैं, कौन सीएम होगा? यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनकी नीतियों पर यह चुनाव लड़ा गया, वह निर्णय लेंगे। मैसेज बहुत साफ उभरने लगा। जो भी कहेगा जाएगा, उसे हर किसी को मानना है, कोई सवाल जवाब नहीं। जहां तक लोकतंत्र की जिक्र होगा, तो फिर लोकतंत्र के लिए एक तस्वीर आपकी आंखों के सामने होगी, जिसको ग्रुप फोटो कहते हैं। और अगर महारानी जा रही है तो एक नई रानी की एंट्री भी तो हो रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर दिया सिंह और डिप्टी सीएम दूसरे होंगे प्रेमचंद बैरवा। आरएसएस का छौंक लगेगा, जो स्पीकर के तौर पर लगेगा वासुदेव देवनानी के जरिए, जिनकी बचपन से ही पहुंच पकड़ आरएसएस के साथ रही। तो क्या महारानी का जाना और रानी की एंट्री, जरा इसे भी देखिए कैसे हुई। भारत माता की जय। तो बीजेपी के लोकतंत्र की कहानी तस्वीरों में दर्ज हो गई और तस्वीरें दीवारों पर टंग जाएगी। रानी की एंट्री कैसे हुई, जो आने वाले वक्त में राजस्थान को कैसे नापेंगी, यह भी आपको समझ में आ गया। लेकिन सवाल दिल्ली की दिशा में जाता है, जो बतलाता है कि दिल्ली की ताकत का मतलब बीजेपी के भीतर कद्दावर नेताओं के हड़कंप के साथ क्यों गूंज रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, इस दौर में बीजेपी के जो भी राज्य हैं और वहां पर जो भी मुख्यमंत्री है, उनकी नियुक्ति दिल्ली के इशारे पर हुई है, दिल्ली के कहने पर हुई है। सवाल सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नहीं है, जो बीते 48 घंटों में यहां जो कुछ हुआ। सवाल तो एक लंबी फहरिस्त है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके भी नाम का ऐलान जिस तौर पर हुआ, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो क्या कद्दावर नेता इस दौर में दिल्ली की ताकत का एहसास कर रहे हैं, या दिल्ली की ताकत यानी इस दौर में मोदी की सत्ता की पहचान यही है कि वो अपने मुताबिक पूरी बीजेपी को हांकेंगे और राजनीतिक तौर पर इसने जो भी काम किया वह कोई मायने नहीं रखता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। और 2024 की तस्वीर आने वाले वक्त में सांसदों के जरिए क्या बदल जाएगी? हो सकता है बदल जाए, लेकिन कई सवालों को इस दौर में नए तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि एकमात्र नेता हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको हटाने की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली ने बाखूबी तौर पर की थी और राज्य को पहले टर्म में भी चलाने के लिए दिल्ली से संगठन वाले शख्स को भेजा गया। जिस रूप में जो बातें थी अतीत की बात है, लेकिन मौजूदा वक्त और आने वाले वक्त को लेकर क्या निशाने पर योगी आदित्यनाथ भी होंगे? जब लोकसभा चुनाव की दिशा में दिल्ली बढ़ेगी तो फिर अपने अनुकूल प्यादों की फहरिस्त और शायद हर प्यादे के साथ हर सिक्के को भी अपने अनुकूल रखने की चाहत दिल्ली को नहीं होगी। दिल्ली चाहती क्या है और अगर जो चाहती है तो उसे पूरा कैसा करती है, यह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब नजर आ गया इन तमाम राज्यों के भीतर, हमने जब पढ़ना शुरू किया, और योगी आदित्यनाथ इसलिए बच गए क्योंकि उस दौर में उनके पीछे आरएसएस थी। आरएसएस जिसकी एक अपनी पहचान राजनीति से हटकर रही, लेकिन इस दौर में वह भी राजनीतिक कार्यकर्ता या कहें सत्ता को बचाने के लिए कार्यकर्ता के तौर पर उसकी पहल बार बार नजर आने लगी।
कितना बड़ा बदलाव संघ में हुआ उससे पहले, जब बीजेपी शासित राज्यों के भीतर की कुलबुलाहट को अगर अब समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए कि आज जब सवाल शिवराज सिंह चौहान से किया गया, क्या आप दिल्ली जाएंगे, उनका जवाब क्या था, इसे सुन लीजिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, या तो ये गुस्सा है या फिर एक ऐसा आक्रोश है जो आने वाले वक्त को मौजूदा वक्त में किसी तरीके से रोके हुए है। तो क्या बीजेपी के भीतर बहुत सारे सवाल बहुत सारे नेताओं के बीच लगातार उभर रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से बीजेपी को खड़ा करने के लिए बड़ी मशक्कत की, अपनी जिंदगी के तमाम बरस गुजार दिए कि किसी भी हालत में बीजेपी आगे बढ़ती चली जाए। और बीजेपी जब बढ़ रही है तो उनकी जरूरत सिर्फ इस मौके पर भी अब आगे बढ़ाने की है, यह कहने की बात है या वाकई ऐसी ही ट्रेनिंग है। जिस भी दौर में जिस तरीके से खड़े हो जाइए, लेकिन कुछ सवाल उन कद्दावर नेताओं के साथ इस दौर में जुड़ ही जाएंगे कि अब उनके जहन में क्या होगा। क्योंकि संगठन के सवाल को लेकर तो संघ के भीतर भी घमा चौकड़ी मची हुई है कि संगठन वह तो बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस चलाता था। उसकी भी नकेल अगर सत्ता ने अपने हाथ में ले रखी है और इस ताकत के साथ कि हम हैं, हम ही चलाएंगे और हम चुनाव जिताएंगे, तो इसके बाद कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो फिर वही लाइन, बीजेपी का मतलब सिर्फ मोदी, सरकार का मतलब सिर्फ मोदी, राज्यों में बीजेपी की सत्ता को चलाने के लिए दिल्ली के हाथ में रिमोट, क्या ऐसी परिस्थिति है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी एक राजनीतिक संगठन के तौर पर जिसका उदय होता है और उसकी ट्रेनिंग या उसको राजनीतिक तौर पर शुद्धिकरण कोई दूसरा शख्स नहीं कराता है बल्कि आरएसएस कराती है। वही आरएसएस जो कि विचारधारा और मुद्दों के आश्रय अपने कई संगठनों में लगातार फेर बदलती चली गई, क्योंकि दिल्ली नहीं चाहती थी। विश्व हिंदू परिषद के भीतर से किन नेताओं को हटाया गया, कोई छुपा हुआ नहीं है। किन नेताओं की भर्ती हो गई, कौन विश्व हिंदू परिषद को चला रहे हैं, पहले जिनको चलाते थे उनकी पहचान क्या थी। किसान संघ, उनको चलाने वालों के सामने कौन से बड़े सवाल थे जब मोदी सत्ता ने राजनीतिक तौर पर और इस देश में नीतिगत फैसले के तहत किसानों को भी कॉरपोरेट के हवाले करने की सोची, वहां भी फेरबदल हो गया। भारतीय मजदूर संघ, मजदूरों को लेकर जो सवाल बीएमएस उठाती थी, फेरबदल वहां भी करना पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती थी और संघ को झुकना पड़ा कि सत्ता नहीं रहेगी तो फिर संगठन का मतलब क्या बचेगा। याद कीजिए स्वदेशी जागरण मंच को कौन चलाते थे, उसमें किस तरीके से किस रूप में फेरबदल करना पड़ गया। यानी एक लंबी फहरिस्त है, विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, आदिवासी कल्याण संघ, उसमें भी तब्दीलियां ली गई। तो आरएसएस के भीतर जो फेरबदल होता गया वो फेरबदल इस हद तक करना पड़ गया कि जो उसकी अपनी राजनीतिक सोच या सामाजिक सांस्कृतिक सोच आरक्षण को लेकर रही हो या फिर इस दौर में ब्राह्मण या भी कोकणस्थ ब्राह्मणों को लेकर रही हो, सब कुछ बदल गया। और एक के बाद एक जिले दर जिले ओबीसी आरएसएस स्वयंसेवकों का उदय होने लगा। राजनीतिक तौर पर जो बेहतरीन स्वयंसेवक था उसको राजनीति में भी हाथ आजमाने का पूरा मौका दिया गया। सुविधाओं की पोटली सरकार ने संघ के स्वयंसेवकों के सामने खोल दी। जो कद्दावर स्वयंसेवक मौजूद थे उन्हें तमाम सुविधाओं के दायरे में लपेट लिया और कहा यही गया, यही आपको चाहिए, या इसी तरीके से विस्तार होता है और इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है, तो सब कुछ उसमें समाते चले गए। और शायद यही वो परिस्थिति है जब अब दिल्ली के इशारे पर राज्य और केंद्र सरकार भी चलती है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि संघ के भीतर भी फेरबदल मौजूदा दिल्ली की सत्ता के इशारे पर करने की स्थिति में संघ भी आ गया। सवाल तो यह है कि खुद अपने तौर पर अगर इस देश के भीतर सरकारों की फहरिस्त को भी अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में आएगा मौजूदा वक्त में कैबिनेट में प्रभावी लोग कौन कौन हैं।
आपके जहन में विदेश मंत्री का नाम आएगा, नौकरशाह, जयशंकर। उनकी राजनीतिक जमीन नहीं है कोई, लेकिन विदेश मंत्री हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, वह भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी भी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, लेकिन वह रेल मंत्री हैं। शहरी विकास मंत्री या पेट्रोलियम मंत्री यानी हरदीप सिंह पुरी, उनकी भी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, नौकरशाही से निकले। कौन चाहता था ये सब? जाहिर है मौजूदा मोदी सत्ता ने चाहा और उसके बाद उस लकीर को खींचना शुरू किया। इस फहरिस्त में आइएगा तो पीयूष गोयल, उनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम उन्हीं के हिस्से में है। क्या वो राजनीतिक तौर पर चुनाव खड़े होकर जीत सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य के तौर पर? यानी ऐसी राजनीति कीजिए जिसमें सामने वाला कोई सवाल ना उठा सके। ऐसी राजनीति कीजिए जो सबसे कमजोर शख्स है उसको सबसे महत्वपूर्ण पद पर अगर आप बैठा दीजिएगा तो उसके बाद वह आपका जीवन भर आभारी रहेगा। और बड़ा संयोग की बात है कि आज पार्लियामेंट के राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर। वो बिल लोकसभा में रखा जा चुका है और इस सेशन में राज्यसभा में आया और आज ही आया। और वहां पर यह सवाल लगातार उठने लगे कि इलेक्शन कमीशन को भी अगर, या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी अगर प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से कर रहे हैं तो फिर चुनाव को लेकर जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो कैसे बचेगी? या फिर इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, कैसे संभव है जिसकी आप नियुक्ति करते हैं वो आपसे सवाल पूछे? यह संभव ही नहीं होगा। लेकिन ताकत और सत्ता इसी को कहते हैं। और उस फहरिस्त में अगर धर्मेंद्र प्रधान को दीजिए, शिक्षा मंत्री वही हैं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर वही हैं, चुनाव लड़कर नहीं आए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट मिनिस्टर, चुनाव लड़के नहीं आई हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। भूपेंद्र यादव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वह भी राज्यसभा से आए हैं, वह भी, उनका भी योगदान जबरदस्त तरीके से है। मनसुख मांडविया हेल्थ और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, वह भी राज्यसभा के सदस्य हैं, जनता के बीच से चुनकर नहीं आए। पुरुषोत्तम रूपाला जल शक्ति मंत्री हैं, वह भी राज्यसभा के सदस्य हैं। यह एक डिजाइन बतलाता है कि किसे किस रूप में नियुक्त करते हुए मौजूदा राजनीति ने जो व्यू रचना बीजेपी के चुनाव जीतने को और चुनाव जीतने के बाद खुद को बने रखने के लिए की, उसमें यह सवाल कोई नहीं कर सकता है कि राजनीतिक दल होता किस लिए है। राजनीति तो चुनाव जीतने के लिए की जाती है और राजनीति जब चुनाव जीतने के लिए करती है तो जो जिता सकता है उससे बड़ी विचारधारा किसी के पास नहीं होगी। लेकिन संकट तो उन नेताओं के सामने आकर खड़ा हो गया जिनकी पहचान कद्दावर नेताओं के तौर पर रही और जिन्होंने बरसों बरस जिस राजनीति को साधा या जिस राजनीति को आगे बढ़ाया और बीजेपी ने उस राजनीतिक जमीन पर चलना सीखा, उन नेताओं की भी अब कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिए, बीजेपी के उदय से ही यानी 1980 में जब बीजेपी बनती है तब भी तो 3 ही मुद्दे थे। उन तीनों मुद्दों पर कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी ने सफल करके दिखा दिया। तो उनसे ताकतवर कोई कैसे हो सकता है? और चुनावी जीत साथ जुड़ी है वो 3 मुद्दे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी चाहकर भी नहीं कर पाए। आप कहेंगे गठबंधन की सरकार थी, उससे क्या होता है? इस वक्त ताकत के साथ हैं और ताकत के साथ ऐलान दर ऐलान करते हुए उस पर इंप्लीमेंटेशन यानी लागू भी कर देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370 सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि केंद्र सरकार ने जो कहा सही कहा। और कॉमन सिविल कोड, इंतजार कीजिए 2024 से पहले वह भी सामने आ जाएगा। इस दौर में तो सीएए, एनआरसी, इसको भी 2024 के इलेक्शन से पहले सामने लाना है। 3 तलाक का मसला पहले सामने ला ही चुके हैं। यानी जो इच्छाएं आरएसएस के संघर्ष के साथ जुड़ी थी, अगर वो पूरी हो रही है तो फिर संघ भी क्या करेगा? या बीजेपी के भीतर भी कौन सवाल खड़ा करेगा? जाहिर तौर पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। और यही वो ताकत है, राजनीतिक ताकत, जो बीजेपी के अंदरूनी लोकतंत्र को लेकर हो सकता है सवाल खड़ा करे। लेकिन एक सवाल यहां यह भी है, लोकतंत्र तो कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा है। जिसे जो होता है वो कहता है, जो करता है अपने हिसाब से टीका टिप्पणी करता है, अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा करने से चूकता नहीं है, राजनीतिक लाइन अलग ले लेता है। और यही तो डेमोक्रेसी कांग्रेस को ले डूबी। तो क्या पार्टी का मतलब एक
तानाशाह की जरूरत पार्टी के भीतर होती है? क्या पार्टी का मतलब और उसे आगे बढ़ाने के लिए इस देश के भीतर एक ऐसे ताकत की जरूरत हमेशा पड़ती है जिसमें सामूहिकता का बोध ना हो? ये सारी मौजूदा वक्त की ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पर बीजेपी चलते हुए बहुत आगे निकल गई है, लेकिन वह आगे निकली हुई बीजेपी जब पीछे मुड़ती है तो उसके पास कोई नेता नहीं है, कोई सेकंड लाइन नहीं है, कोई सेना इस रूप में मौजूद नहीं है जिनके पास वैचारिक तौर पर बीजेपी को आने वाले वक्त में किस रूप में ले जाना और इस समाज को जोड़ना है, वो नहीं है। ताकत है चुनाव जीतने की, और ये एक ऐसी ताकत है जो सारी विचारधारा और सारी राजनीतिक सोच पर हावी हो जाती है। और शायद यही वो वजह है, जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो जरा समझने की इस रूप में भी कोशिश कीजिए कि राज्य दर राज्य अगर दिल्ली नियुक्त करता है तो इसके बाद इस देश के भीतर में जो एजेंसियों का नाम जो विपक्ष लेते रहता है, ईडी का चेयरमैन कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। सेबी का चेयरमैन कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। सीएजी कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। सीवीसी कौन होगा, पीएमओ तय करेगा। इलेक्शन कमिश्नर कौन तय होगा, पीएमओ तय करेगा। दिल्ली मुख्यमंत्री को कितने पावर मिलने चाहिए, पीएमओ तय करेगा। या पार्लियामेंट के भीतर सुप्रीम कोर्ट को भी नतमस्तक की स्थिति में ले आया जाएगा और बताया जाएगा संसद से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता है, और इसीलिए उसी संसद के भीतर इस देश के चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद सरकार के साथ खड़े होने से कतराते नहीं है, जो राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर हो जाते हैं। जजेस की नियुक्ति को लेकर भी चाहे चीफ जस्टिस कहते रह जाएं कि हमने कॉलेजियम के जरिए आपके पास जो नाम भेजे हैं, आप मन चाहे तरीके से उस पर कार्रवाई करते हैं, आज इस जज को चुन लिया तो वो जज हो गया, हमारे नाम पर एक मुश्त आप सहमति क्यों नहीं देते हैं? ताकत यही होती है। राजनीतिक तौर तरीके शायद मौजूदा वक्त की यही कहानी कहते हैं, जिसमें एक के बाद एक मुद्दों को अगर परखना शुरू कीजिएगा, कभी बड़ी लंबी चर्चा इस पे होगी। क्योंकि ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड आया इस देश में, जो पैसा दे रहा है और जिसे दे रहा है उसका नाम छुपाना है। पार्लियामेंट में इस पर ठप्पा लगा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। इस देश के भीतर जासूसी का आरोप लगा सरकार पे, तो सरकार ने कहा यह राष्ट्रीय हित में, पेगासस का मामला। इस देश में जब कमीशन के आरोप राफेल के जरिए मिल गए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को सरकार ने जोड़ दिया। यानी संसद से ज्यादा कोई ताकतवर हो नहीं सकता, और प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में उस देश की उस राजनीति के केंद्र में खड़े हैं जहां चारों तरफ आप सोच सकते हैं कि हां, ये बीजेपी है, ये आरएसएस है, ये आरएसएस के तमाम संगठन हैं, लेकिन सभी को एक ही काम करना है, और वो काम बहुत साफ है कि दुनिया भर में जिस नाम का डंका पिट रहा है उसी नाम को लेकर राजनीति भी करनी है और पार्टी भी चलानी है, और वो नाम नरेंद्र मोदी का है। यानी बीजेपी भी मोदी, यानी संघ भी मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।